नहीं सर। चलो। चलो, तो हम लोग देख रहे थे कैपिटल गेन टैक्स, है ना। ठीक है, इसमें क्या देखे, शॉर्ट और लॉन्ग, लॉन्ग। है ना। इसको दो भाग में बांटो। एक तो 12 मंथ, है ना। हम्म। फिर 24 मंथ और 36 मंथ, ऐसे ही होगा ना। हम्म। यहाँ पे क्या होगा, 12 मंथ से शॉर्ट में कम होना चाहिए, यहाँ पे ज्यादा। हम्म। यहाँ भी 24 मंथ से कम, यहाँ 24 मंथ से ज्यादा, है ना। और ये तो यहाँ से 34 मंथ से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही कुछ था ना। यस सर। शॉर्ट में 12 मंथ से कम में क्या था, स्टॉक्स वगैरह, म्यूचुअल फंड्स वगैरह, म्यूचुअल है ना। फंड, सिक्योरिटीज। कम आ रहा है तो, और यदि ज्यादा आ जाए तो। रियल एस्टेट। हाँ, अरे नहीं, 12 मंथ से यदि ज्यादा आ जाए तो क्या होगा, लॉन्ग इक्विटी। में कहा जाएगा ना वही चीज। और वो इक्विटी। लॉन्ग में आ जाएगा। इक्विटी वगैरह। हाँ, वही वही चीज को यदि 12 मंथ से ज्यादा हो गया तो किसमें आ जाएगा, लॉन्ग में आ जाएगा, हम्म। है ना। अब यस सर। 24 मंथ से कम है, मतलब क्या हो गया, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे रियल एस्टेट, हम्म। है ना। लेकिन यदि यही चीज 24 मंथ से ज्यादा होल्ड कर लिया, है ना, इमूवेबल प्रॉपर्टी, है ना, तो ये किस में आ हम्म। जाएगा, लॉन्ग में। लॉन्ग टर्म। ठीक है। और फिर 36 मंथ से कुछ भी ज्यादा हो गया, मूवेबल आइटम्स कुछ, है ना, तो ये किस में हो जाएगा, लॉन्ग टर्म। ठीक है, आप समझ में आया। यस। यस सर। यस सर। यस। चलो, आगे चलते हैं। ठीक है। हाँ, अब हम लोग बात कर रहे थे इंडेक्सेशन का। मतलब क्या है कि कोई चीज परचेज, असेट है ना, कोई असेट है, इसको हम खरीदे, परचेज किए, तो इसका जो परचेज प्राइस है उसमें इन्फ्लेशन तो इंक्लूडेड होगा ना। हम्म। तो इन्फ्लेशन को हम्म। हटा दिए, माइनस कर दिए, तो ये आ जाएगा इंडेक्सेशन। ठीक है। और ये कब करना है, इन्फ्लेशन यस। कब करें, जब कैपिटल गेन टैक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, तभी हम बात करेंगे इसका। जब हम्म। कैपिटल गेन टैक्स आप कैलकुलेट कर रहे हैं, उसमें इन्फ्लेशन को माइनस कर देते हैं, तो उसमें इंडेक्सेशन बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ की बात कर रहे हैं ना। अब क्या हुआ, तो देखो तो ये इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट को कम कर दिया ना। यस सर। अच्छा, ये टैक्स लायबिलिटी बढ़ा रहा है क्या, ये टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज करवा रहा है। डिक्रीज डिक्रीज हो पे आ गया रहा ना है। सर। डिक्रीज कर रहा है ना, क्योंकि हाँ पैसे कम दे रहे हैं तो कम देना पड़ेगा। ठीक है, तो टैक्स लायबिलिटी डिक्रीज करवा रहा है ये। ठीक है। चलो, हो गया। अब आते हैं, इसके बेसिस पे आया फाइनेंस बिल 2024 ना। हम्म। ठीक है, फाइनेंस बिल 2024। ठीक है, इसमें क्या बोला, पहले तो इंडेक्सेशन बेनिफिट जो था उसको खत्म कर दिया। ठीक है, खत्म। ठीक है, लेकिन ग्रैंड फादरिंग अलाउ रखा। ग्रैंड फादरिंग क्या होता है, जैसे मान लो कि कोई पॉलिसी आई। ठीक है, इसमें ए पर्सन ए है, मतलब कैटेगरी ए का पर्सन जो है सबको बेनिफिट मिलेगा, ये था। अभी पॉलिसी में 2025 में एक चेंजेस लाया। ठीक है, तो ये जो प्रॉफिट था, जो कैटेगरी ए था, इसको मिलते रहा, लेकिन कैटेगरी बी वालों के लिए चेंज हो गया। तो ये जो हम्म। चलते रहा ना, इसी को बोलते हैं ग्रैंड फादरिंग। ग्रैंडफादर। ठीक है, यस। आप समझ में आया। यस सर। नहीं, आसान मुझे भाषा में, हाँ, क्या बोल रहे हैं? बोलो बोलो। एकदम नहीं इजी आया। भाषा में क्या बोलेंगे इसको? अब हिंदी भाषा हमको पता नहीं। हाँ, मैंने बोला ना कि कोई पॉलिसी है, तो जब पॉलिसी चल रहा था उसमें कैटेगरी ए का पर्सन को ये बेनिफिट अवेलेबल था। ठीक है, लेकिन 2025 में ये पॉलिसी में हम चेंजेस ले आए। ठीक है, और चेंजेस लेने के कारण से कैटेगरी बी वाले को तो ये अवेलेबल नहीं रहा, लेकिन कैटेगरी वाले एक वाले को चूंकि मिल रहा था, तो ये कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, ये चलता रहेगा इनके लिए, तो इसी को बोलते हैं ग्रैंड फादरिंग। ठीक है, अब समझ में आया हम्म। खुशबू। नहीं। सेशन के बाद रुक जाना। ठीक है, तो क्या हुआ कि इंडेक्सेशन बेनिफिट को अबॉलिश कर दिया, लेकिन ग्रैंड फादरिंग को अलाउ करते रहा। ठीक है, कि चलते रहेगा ये। दूसरा, अब क्या हुआ, ग्रैंड फादरिंग चूंकि अलाउ था ना, तो टैक्स पेयर के पास च्वाइस रह गया। ठीक है, टैक्स पेयर को च्वाइस मिला कि या तो तुम पुराना वाला स्कीम ले सकते हो या तो नया वाला। ठीक है,
पता नहीं, हमको इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं लगा, फिर भी लिख दिया है कि 20% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। ठीक है, लेकिन इसमें इंडेक्सेशन था, याद है ना, ओल्ड वाले में था, न्यू वाले में हम्म, अबॉलिश कर दिया है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कम कर दिया है। ठीक है, माइनस इंडेक्सेशन। ठीक है, और एग्जेम्पशन लिमिट को इंक्रीज कर दिया है। ठीक है, ये समझ यस में सर। आया यहाँ तक? yes, हम्म। दिक्कत तो नहीं हो रही है ना समझने में? एक बार सेशन दोबारा देखना, यदि किसी को दिक्कत हो रही है ना। ठीक है, क्योंकि कुछ ज्यादा बताना है तो शायद तो उतना कवर नहीं हो पाएगा। चलो, अब देखते हैं इन्फ्लेशन एडजस्टेड प्राइस, है ना। ये क्या होता है? इन्फ्लेशन तो क्या होता है? कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, उस साल का ना जब हम सेल किए, डिवाइडेड बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, परचेज जो किए वो ईयर, है ना, परचेज ईयर इनटू एक्चुअल परचेज, कितना खरीदे हैं, है ना। ये समझ में आया फॉर्मूला? यस सर। सब लिखो नहीं, जो लिख रहा है ना उसको कभी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सर ध्यान तो यहाँ है ही नहीं। कोई लिखना नहीं, मैं बोल रहा हूँ है ना बार बार, क्योंकि लिखा हुआ है, हर एक चीज जो बता रहा हूँ वो लिखा हुआ है। ठीक है, क्या हुआ तो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स जो हम जिस ईयर हम लोग सेल किए है ना, डिवाइडेड बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स जिस ईयर हम परचेज किए है ना, इनटू एक्चुअल परचेज, है ना। अब बताओ कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, फिर क्वेश्चन आएगा कि ये क्या होता है ना। तो इसका हम्म। यूज किया जाता है कि जब हम असेट प्राइस निकालना हो तो। ठीक है, कि असेट प्राइस क्या होगा ड्यू टू रिजल्ट ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, और इसको कौन निकालता है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स को? तो बताएगा अंदाजा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ओके। ठीक है, और ये प्रत्येक ईयर निकलता है, एवरी ईयर। ठीक है, हम्म। यहाँ तक तो कि वहाँ फिर से बताना है एक्चुअल एक्चुअल परचेज मतलब क्या हुआ? प्राइस उस कि हाँ एसेट का? कितनी एक्चुअल परचेज खरीदें, कितना कितना खरीदें, हाँ सही बात है, अच्छा। कितना खरीदें हम एक्चुअल में। ठीक है, क्वांटिटी यहाँ में। तक समझ में आया? यस सर। yes, ठीक है, चलो, सब मैक्सिमम करंट अफेयर का पार्ट है, इसीलिए सब नया नया लग रहा होगा। ठीक है, चलो, अब आते हैं सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। ये क्या होता है? ये कवर हो गया है वैसे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में हम लोग देख चुके हैं थोड़ा ना। अच्छा, हम्म। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स क्या है? डायरेक्ट टैक्स होगा या इनडायरेक्ट टैक्स होगा? डायरेक्ट होगा। डायरेक्ट। डायरेक्ट होना चाहिए। डायरेक्ट होगा। ठीक है, हम्म। और एक्चुअल में क्या होता है ये जब सिक्योरिटीज को हम लोग परचेज करें या सेल करें, है ना, सेकेंडरी मार्केट जी, में, तो ठीक लगता है, है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक टोबिन टैक्स है। ठीक है, टोबिन टैक्स क्या होता है? तो देखो, तो मान लो कि इंडिया है ना, तो बाहर से कोई सेलर आएगा और क्या करेगा कि शॉर्ट टर्म प्राइस डिटरमाइन करना चाहेगा ना। अब क्या है जनरली देखो तो, स्पेकुलेशन पे मार्केट चलता है ना, यस ऐसे ही सर। होता है। हम्म। तो हम क्या चाहेंगे, मान लो हम फॉरेन से आए हैं, तो हम क्या चाहेंगे, वो तुरंत बेनिफिट मिले और हम लेके फुर हो जाए, यही चाहेगा ना, बेनिफिट हम्म। एंड एग्जिट, yes, यही तो चाहेगा। और ये कब यस सर। तुरंत बेनिफिट कब होगा? जब शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशन करेगा वो, है ना। हम्म। तो इसको डिस्करेज करने के लिए ये तोबिन जो एक पर्सन था वो टैक्स रिकमेंड किया था, ठीक है, टैक्स लगा दो। ठीक है, हम्म। अब चूंकि इसको डिस्करेज टैक्स लगा तो क्या होगा, जो भी इन्वेस्ट करेगा वो लंबे समय तक रहेगा ना। हाँ। ठीक है, इसी को बोलते हैं टोबिन टैक्स। ठीक है, तो ये सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स से मिलता जुलता है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, ठीक है, और ये इनडायरेक्ट कहलाता है। वैसे मैंने सर्च करने का बहुत ही कोशिश किया था, सिर्फ जेमिनी हमको बताया कि ये इनडायरेक्ट है, और ऐसा कहीं भी हमको नहीं मिला कि ये इनडायरेक्ट है कि डायरेक्ट है, ये भी बता रहा हूँ। ठीक है, ओके। चलो, अब आते हैं इनहेरिटेंस टैक्स। क्या होता है इनहेरिटेंस? क्या लगता है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? डायरेक्ट होगा। हाँ, इनहेरिटेंस टैक्स डायरेक्ट है। ठीक है, सिर्फ ये एक चैप्टर खत्म कर दूं फिर छोड़ दूंगा, मुझे पता है थोड़ा सा ज्यादा लग रहा होगा। ठीक है, इनहेरिटेंस टैक्स ये कब होता है? जैसे मान लो एक पर्सन है, ठीक है, इसके डिसीज होने के बाद, ठीक है, इसके बाद पर्सन ए था, इसका हायर बी था, तो ये सारा प्रॉपर्टी इसको चला जाएगा ना, पर्सन बी को। हम्म। ठीक है, तो इस केस में जो टैक्स लगता है ना, इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस, क्योंकि इनहेरिट कर रहा है ना। हम्म, ठीक है, तो स्टेट टैक्स क्या होता है?
देखो स्टेट जब ये भी सेम सिमिलर है कि ये पर्सन का यदि डिसीज हुआ है ना, तो ये जाएगा आगे। ठीक है, तो यहाँ पे टैक्स लग रहा था ना, तो यहाँ पे क्या था कि जो इनहेरिट किया वहीं पे टैक्स लग रहा था ना। लेकिन यहाँ पे जो टैक्स लगेगा स्टेट टैक्स क्या होता है कि टोटल वर्थ जो है, टोटल वेल्थ जो है, इस पे टैक्स यदि लगेगा तो इसको बोलेंगे स्टेट टैक्स। हो सकता है ना कि इसके पास 100 रुपया है और इनहेरिट ये मात्र 80 रुपीज किया है, तो 80 पे यहाँ टैक्स लगा, लेकिन यहाँ पे पूरा 100 पे टैक्स लगेगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे स्टेट टैक्स। ये समझ में आया? यस सर। यस ठीक है। इंडिया में कोई भी इनहेरिटेंस टैक्स नहीं है। ओके। ठीक अबॉलिश हो गया था ना। है, स्टेट टैक्स था लेकिन अब इसको भी अबॉलिश कर दिया गया। ठीक है, अब आते हैं गिफ्ट टैक्स, है ना। गिफ्ट टैक्स क्या होता है? कोई भी जो गिफ्ट जो एक फाइनेंशियल ईयर में 50,000 से ज्यादा रिसीव करते हैं तो उसको बोलेंगे गिफ्ट टैक्स। ठीक है, तो क्या होता है, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जो पर्सन का इनकम है ना, उसमें ये 50,000 ऐड हो जाएगा और उसके बाद फिर टोटल पे टैक्स लग जाएगा। ठीक है, एज पर इनकम टैक्स लैब। ठीक है, ठीक है ना। तो इसमें क्या क्या ये इंक्लूड नहीं होता? यदि मान लो गिफ्ट मिला वेडिंग के टाइम में या मिला क्लोज रिलेटिव से, ठीक है, तो वेडिंग के टाइम में या क्लोज रिलेटिव से गिफ्ट मिला तो ये एग्जेम्प्टेड है। ठीक है, यदि डोनेशन से आया तो भी गिफ्ट टैक्स नहीं लगेगा, और यदि इनहेरिटेंस है तो भी गिफ्ट टैक्स नहीं लगेगा। यहाँ तक ठीक है? यस यस। चलो, एक किसी को सर कुछ एक डाउट टर्म हो तो। एक टर्म आया था हाँ। इन्फ्लुएंसर्स टैक्स। जो इन्फ्लुएंसर नहीं होते यूट्यूब वगैरह पे, उनको पहले से हम्म कंपनीज हम्म दे हम्म। देती है, तो उसी में आएगा क्या? तुम्हें क्या लगता है इन्फ्लुएंसर टैक्स किस में आएगा? मुझे तो यही लग रहा है गिफ्ट टैक्स में इन्फ्लु आना चाहिए। नहीं, गिफ्ट अगर उनको टैक्स में पहले नहीं से आएगा। मोबाइल्स वगैरह, क्योंकि कंपनीज क्या होती है अपने लॉन्च होने से पहले उनको मोबाइल वगैरह दे देती है। देखो क्या क्या था, गिफ्ट फ्रॉम क्लोज रिलेटिव, वेडिंग ठीक है, वेडिंग, कुछ इनहेरिटेंस और भी प्रोविजन होंगे, लेकिन चूंकि कंपनी दे रही है ना तो कंपनी को प्रॉफिट होगा, कंपनी कॉर्पोरेट एंटिटी है ना। हम्म। तो एक बार देखना पड़ेगा। ठीक है, मैं भी इसको लेकर श्योर नहीं हूँ, ये तो मैंने मुझे याद आया तूने बोला पर तो। ये तो शायद पर्सन की इनकम से कटेगा फिर शायद। हाँ ठीक है, गिफ्ट से तो नहीं आना चाहिए। ठीक है, चलो देखेंगे। अभी मैं श्योर नहीं हूँ तो उसके बारे में कमेंट करना मेरे लिए सही नहीं होगा, गलत नहीं बताना है। चलो अब आते हैं, अच्छा इंडिया में गिफ्ट टैक्स है या नहीं? अबॉलिश हो गया है। नहीं हाँ है। ठीक है, एबॉलिश का पहले था, एबॉलिश कर दिया गया था, फिर से अब चालू है। अच्छा। ठीक है, चलो। अब एक रिपोर्ट है, एक पेपर आया था, टुवार्ड्स टैक्स जस्टिस एंड वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन। याद है जब इलेक्शन का टाइम था उसमें ये बहुत ज्यादा चल रहा था कि हम क्या कहते हैं, रिच को टैक्स करके पुअर को दे देना चाहिए ना, कुछ ऐसा। हम्म। या इनहेरिटेंस टैक्स लाने बोला था या वेल्थ टैक्स लाने बोला था, है ना। कोई पार्टी रिकमेंड कर रही थी, है ना। तो हम्म। ये जो रिकमेंडेशन था वो इस रिपोर्ट के बेसिस पे था, टुवार्ड्स टैक्स जस्टिस एंड वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन रिपोर्ट, है ना। ये किसका है? वेल्थ इनइक्वालिटी लैब, है ना, ये ऑर्गेनाइजेशन है जो ये रिपोर्ट निकालता है। तो इसके बेसिस पे था ये। ठीक है, सर। यस यहाँ तक समझ में आया? हम्म। मुझे यस। पता है थोड़ा ज्यादा जा रहा है, लेकिन जाने दो क्योंकि फिर ऐसे कल भी नहीं हो पाएगा। कुछ और ठीक कर है, देते हैं चलो सर। 1% बच। हाँ, कुछ और कर देते हैं अब। मैप करा दो। नहीं नहीं, थोड़ा सा तो आगे बढ़ने दो। इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी इन इंडिया। नहीं यार, एक भी चैप्टर आज खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, ये भी रिपोर्ट है, इनकम और वेल्थ इनइक्वालिटी इन इंडिया। ठीक है, और इसको बोलते हैं राइज ऑफ बिलीनियर राज। ठीक है, ये भी वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट निकालता है। इसके हिसाब से ना 1%, जो टॉप 1% है वो 40% ऑफ टोटल वेल्थ है, जबकि बॉटम 50% है उसके पास मात्र 6.4% है ना। तो अराउंड 10, अराउंड 5 या 6 कर दो, ठीक है, उसके अराउंड में। हम्म। ठीक है, चलो। और मैप एस्केप रूट हो सकता है, मेन रूट कभी नहीं होगा। ठीक है, तो कितना ही करोगे, हर समय ऐसा आएगा तो मैक्सिमम में मैप खत्म हो जाएगा तो क्या करोगे? ठीक है, चलो।
तो ये तो हो गया। अब आते हैं कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी। एक बार रिवाइज कराऊंगा, ठीक है। ये कौन निकालता है? ऑक्सफैम निकालता है ना। ऑक्सफैम और डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल। ये डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन हम लोग पढ़े थे, याद है? यस सर, DFI, जिसका एग्जाम्पल देखे थे, हाँ, जिसका एग्जाम्पल देखे थे, नाफेड वगैरह, नाबार्ड वगैरह। ICICI। ठीक है, वो नाबार्ड तो नहीं, सॉरी, हाँ नाफेड। आईसीआईसीआई। हाँ, नाफेड, नाफेड। NABFID है ना। नाप फिट हम्म। यस। नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रा एंड डेवलपमेंट है ना। IDBI, ये सब देखा था, है ना। ठीक है। Yes. तो उसी टाइप का है डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल, और साथ में है ऑक्सफैम, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर निकालता है। हाँ, चलो। अब ना कुछ कमिटी का नाम देख लो। डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म को लेकर के कमिटी है। किसी ने नाम सुना है या पता नहीं मुझे। एक तो राजा चेलिया कमेटी, नाम सुना है? यस यस सर। सुना सर। है। दूसरा है केलकार कमेटी, ये भी। ठीक है। तीसरा है अखिलेश रंजन टास्क फोर्स, ये नहीं ठीक है। सुने। तीन हुआ है ना। राजा चेलिया कमेटी, केलकार कमेटी और अखिलेश रंजन टास्क फोर्स, ठीक है। GST किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे आया था वैसे? केलकर। कि कर। केलकार कमेटी के, केलकर कमेटी के, ठीक, केलकार या केलकर जो भी बोलो, ठीक है। ठीक है, आज डायरेक्ट टैक्स कंप्लीट करवाता हूँ थोड़ा, उसके बाद फिर भी चल जाएंगे। अब आते हैं UN ग्लोबल टैक्स ट्रीटी। तो किसके अंदर है? UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टैक्स कॉर्पोरेशन, हम्म। इंटर टैक्स कोऑपरेशन, इसके बीच पे है, ठीक है। इसके अंदर फ्रेमवर्क में आया, ठीक है। अब देखो क्या चाहेगा ये, कि जो टैक्स सिस्टम है वो लेजिटिमेट हो जाए, है ना, फेयर हो, Yes. जस्ट हो, इंक्लूसिव हो, ये सब चाहेगा ना। हम्म। तो तुम्हें क्या लगता है, इसका डेवलपिंग कंट्री सपोर्ट किया होगा या अपोज किया होगा? अपोज किया होगा। सपोर्ट किया नहीं, होगा। डेवलपिंग तो सपोर्ट सपोर्ट किया किया होगा। अरे, होगा। सपोर्ट करेगा, सपोर्ट। हम्म। सपोर्ट करेगा। और इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन? अपोज। ये अपोज कर सकता है। हाँ, सही बात है, अपोज करेगा। वो क्यों चाहेगा? हम्म। ठीक है। तो ये तो हो गया ही है। इसमें एक चीज और याद रखना है ना, कि एक अदिस अबाबा डिक्लेरेशन। अच्छा, एदिस अबाबा कहाँ की कैपिटल है? इथियोपिया का क्या? जी। हाँ, इथियोपिया का है ना। हम्म। ठीक है। तो एक ये है आदिस अबाबा एक्शन एजेंडा ऑन फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट, है ना। तो इसमें से एक प्रोविजन ये भी है ना, कि इसको एक्सेलरेट करना है, इसका इम्प्लीमेंटेशन। बाकी तो तुम लोग लिख ही दोगे, है ना। समझ में आया? यस सर। चलो, मुझे पता है, एक बार जितना किए हैं उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद थोड़ा करंट अफेयर कर लेंगे। ये तो कर चुके थे, वहां से रिवाइज हम्म। करते हैं। यहाँ से, है ना। देखो, याद आ रहा है? डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, यस सर। ठीक है। दो कंट्रीज टैक्स अवॉइड करना है, क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करेगा, इक्विटेबल एलोकेशन राइट टू टैक्स, है ना। इंडिया मॉरिशस प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट इसको इंक्लूड करता है, कि अब्यूज जो है ट्रीटी का फॉर टैक्स एविडेंस को प्लग करना है। टैक्स बेनिफिट अप्लीकेबल नहीं होगा यदि प्रिंसिपल पर्पस है ऑब्टेन करना ड्यूटी कंसेशन, ठीक है। यहाँ लिखना छूट गया मेरे से, ठीक है। इसको कंप्लाइंट बनाते हुए बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। तो वही हो गया टैक्स प्लानिंग स्ट्रेटजी। MNC जो लाते हैं, गैप्स को एक्सप्लॉइट, गैप्स और मिसमैच को एक्सप्लॉइट करता है ये, और आर्टिफिशियली शिफ्ट करता है प्रॉफिट, है ना। फिर इक्वलाइजेशन डिवाइड, मैंने इतना ही लिखा, कुछ नहीं गलत नहीं लगा। फिर म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर, दो कंट्री के बीच में एग्रीमेंट है। फिर एडवांस प्राइसिंग मैकेनिज्म, ठीक है। ट्रांसफर प्राइसिंग और आर्म्स लेंथ प्राइस, है ना। हम्म। फिर देखो, ऑप्शन होता है कि रोल बैक कर सकता है इसको 4 प्रेसिडिंग ईयर के लिए, और 5 फ्यूचर ईयर था, टोटल हो गया 9 ईयर्स, है ना। नहीं। इससे टैक्स सर्टेनिटी रहेगा। फिर देखिए यूनिलेटरल,
फिर देखिए बायोलेटरल में टैक्स पेयर, टैक्स अथॉरिटी हमेशा रहेगा, तो यहाँ टैक्स पेयर एसोसिएटेड इंटरप्राइजेस, ठीक है, यहाँ टैक्स पेयर मल्टीपल एसोसिएटेड और रिस्पेक्टिव टैक्स अथॉरिटीज। फिर ओके है इंडियन इंडिपेंडेंट, ठीक है, तो नोटिफाइड बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री, इनकम टैक्स एक्ट, सीबीडीटी और कोई पर्सन के बीच में वॉलंटरी है, ठीक है। अब बताइए ट्रांसफर प्राइसिंग, ये लिखा हुआ है यहाँ पे देख लेना, आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल, हम्म इक्वल होगा ठीक है। तो मस्ट बी। हाँ, दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, फिर कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है, 24 मंथ और 24 मंथ, 12 मंथ और 12 मंथ, 36 मंथ अकेला। हम्म फाइनेंस बिल तो इंडेक्सेशन को अबॉलिश कर दिया था, चॉइस है टैक्स पेयर के लिए, ठीक है। यहाँ खाली ग्रैंड फायरिंग लिखा हुआ है, जैसे मैंने एक्सप्लेन कर हम्म दिया था, ठीक है। फिर इंडेक्सेशन लिखा हुआ है यहाँ पे, इम्पैक्ट को न्यूट्रलाइज वगैरह करता है। फिर कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, तो इन्फ्लेशन एडजस्टेड प्राइस ऑफ असेट, इसको यूज किया जाता है इसे कैलकुलेशन में, ठीक है। नोटिफाई किया था ईच ईयर बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इन्फ्लेशन एडजस्टेड प्राइस का फॉर्मूला लिखा हुआ है, देख लो सेम है ना। यस फिर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ठीक है, इनहेरिटेंस टैक्स, प्रॉपर्टी एसेट, ठीक है, स्टेट टैक्स, है ना। इंडिया में कोई इनहेरिटेंस टैक्स नहीं है। फिर गिफ्ट टैक्स, ठीक है, तो लिखा हुआ 50,000 से ज्यादा, ठीक है, बाकी एक्सेप्शंस। रिपोर्ट टुवर्ड्स टैक्स जस्टिस, वर्ल्ड इन इक्वालिटी लैब, वेल्थ टैक्स इनहेरिटेंस का प्रपोज करने के लिए, इनकम और वेल्थ इनइक्वालिटी वही निकालता है, 4% 6.4%। अच्छा, ये ग्राफ बना हुआ था कि इनइक्वालिटी पोस्ट इंडिपेंडेंस से घटना शुरू हुआ, 1980 तक घटा, ये बढ़ा 2000 से, और 2000 के बाद शार्प इंक्रीज हुआ है, ठीक है? हम्म फिर कमिटमेंट ऑफ रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, ऑक्सफैम और ये। अच्छा, इंडिया का रैंक देखो सबसे पीछे है, हम लोग से आगे है नेपाल और श्रीलंका। फिर कमेटी डायरेक्टर में राजा चेलिया, केलकर और अखिलेश रंजन टास्क फोर्स, ठीक है। फिर ये यूएन ग्लोबल टैक्स ट्रीटी, फेयर लेजिटिमेट वगैरह वगैरह, यूएन फ्रेमवर्क इसके अंदर है। डेवलपिंग कंट्रीज तो फेवर में था, इंडस्ट्रियलाइज नेशन तो अगेंस्ट में है ना। ऑब्जेक्टिव वही, बाकी देखो सब मैंने लिख दिया, अदर्स यू कैन इजिली सेलेक्ट फ्रॉम ऑप्शंस, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, छोड़ मत देना इसको, ठीक है। और इसको एक्सेलरेट करता है, कहते हैं ग्लोबल कॉर्पोरेट टैक्स रिफॉर्म, ये भी डिस्कस हुआ था ना, ओईसीडी पिलर 1 और मिनिमम पिलर 2 15%। हाँ, 15%। ठीक है, जहाँ ऑपरेट कर रहा है, ऑपरेशन है वहां पे, बाकी नहीं हुआ, चलो ठीक है, जहां तक हुआ है। बाकी देखते हैं करंट अफेयर। आज नया देखना है ना, यस सर। ये ठीक दिख रहा है, हम्म हाँ जी। सब स्क्रीन सही से दिख रहा है ना। यस सर। यस सर। यस चलो पहले देखते हैं जेनेटिक प्रोफाइलिंग ऑफ कैप्टिव एलिमेंट। जेनेटिक प्रोफाइलिंग मतलब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, है ना। हम्म इसी से पता चलता है ना हमको ना, जीन्स का इंफॉर्मेशन, ठीक है। यस सर। तो ये करना, ये कहाँ किया गया है, केरला में। और कौन किया, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। जनरली ये सब काम वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ही करता है, ठीक है। अब देखो ये डीएनए फिंगरप्रिंट कर रहा है, ठीक है, और ये इसका यूज किया जाएगा एज आधार कार्ड, ठीक है। क्यों कर रहा है जीन प्रोफाइलिंग, ताकि वाइल्ड लाइफ क्राइम केसेस को सॉल्व कर सके, ठीक है। आधार चलो कार्ड किसका अब आते हैं एसन एलिम, ये इसका कैप्टिव एलिफेंट्स का, एक्ट एज पे अच्छा। ठीक है। हाँ, एक्ट करेगा एज आधार कार्ड। अरे पशु हम्म आधार भी था ना, हम्म है ना, पशु आधार भी था ना, यस सर। ठीक है। चलो उसके बारे में स्कीम में बात करेंगे। अच्छा, कैप्टिव एलिफेंट का कहाँ यूज किया जाता है, कोई बताएगा इसका केसेस। केरला में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है ना, फेस्टिवल्स में। हाँ फेस्टिवल्स में हम्म, ठीक है। मंदिरों में भी चलो तो अब आते हैं एशियन एलिफेंट्स। हाँ, मंदिरों में भी, ठीक है। तो इंडिया में जो वर्ल्ड का 60% ऑफ वाइल्ड जो सो इंडिया में है एलिफेंट्स, ठीक है, और 20% ऑफ कैप्टिव इंडिया में, ठीक है। तो इंडिया में लार्जेस्ट और मोस्ट सुटेबल स्टेबल पॉपुलेशन, ठीक है। और सबसे ज्यादा कहाँ पाया था, तो नीलगिरी में, ठीक है, लार्जेस्ट सिंगल पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। कैटेगरी क्या है, इंडेंजर्ड, ठीक है। चलो अब आते हैं वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है, एमओईएफसीसी के अंदर में, और वाइल्ड लाइफ रिसर्च कैरी करता है। जेनेटिक प्रोफाइलिंग हम लोग किसका देखे थे, WII का ही देखा था, कैप्टिव वर्ल्ड एलिफेंट वाइल्ड का। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया
एलिफेंट्स हाँ को। सही बात है। और किस लिए करते हैं डीएनए, ये जेनेटिक प्रोफाइलिंग का जरूरत क्यों पड़ा? ताकि क्राइम के केस वाइल्ड लाइफ केसेस ट्रेड क्राइम कम और हो सके। को सॉल्व कर सके। हाँ, वाइल्ड लाइफ क्राइम को सॉल्व करने के लिए, है ना। एशियन एलिफेंट का कैटेगरी क्या था, आईयूसीएन स्टेटस? एंडेंजर्ड। एंडेंजर्ड। Endangered. इंडेंजर्ड था, है ना। और इंडिया में क्या स्टेटस का, वाइल्ड कितना मिलता है टोटल वर्ल्ड का? 60% वाइल्ड और 60%। 20% कैप्टिव। 60% और 20% कैप्टिव, है ना। कैप्टिव। ठीक है। हाँ, अब आते हैं सेंट्रल मेरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, है ना। देखो तो मेरीन फिशरीज देखे कौन सा डिपार्टमेंट लगेगा या कौन सा मिनिस्ट्री लगेगा? मिनिस्टर ऑफ फिशरीज वाला। फिशरी याद आएगा। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। फिशरीज वाला हाँ, लगेगा, है ना। लेकिन फिशरीज। ऐसा नहीं है, एग्रीकल्चर है। एनिमल हस्बेंड्री। एग्रीकल्चर, ओके। हाँ वही है, एनिमल हस्बेंड्री फिशरी दोनों साथ में नाम जुड़ जाएगा ना। लेकिन ऐसा नहीं है, देखो फिशरीज से है लेकिन है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में, है ना। किसी को पता है क्या, रेलवे सेफ्टी अथॉरिटी ऐसे कुछ है ना। ठीक है, ये किसके अंदर में है, किसी को ये पता है? रोड हाँ, को मिनिस्ट्री एयरलाइन ऑफ, हाँ सिविल एविएशन के अंदर में है। सिविल एविएशन वाला में। यस। देखो तो नाम है रेलवे सेफ्टी लेकिन है इसके अंदर में। तो वैसे ही यहाँ याद रखना, ठीक है, कि मेरीन फिशरीज है लेकिन है एग्रीकल्चर के अंदर में, ठीक है। तब क्या है, इसको आईसीएआर ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। आईसीएआर का फुल फॉर्म? इंडियन इंडियन काउंसिल ऑफ काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर रिसर्च। एग्रीकल्चर हाँ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है। तो इसको ज्वाइन कर लिया था इसीलिए न्यूज में था, है ना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, केरला में। ठीक है। अब क्या है ना कि फिशरी को कैच करने के लिए एक अलग मेथड डेवलप किया है जिसका नाम है स्ट्रेटिफाइड मल्टी स्टेज रैंडम सैंपलिंग मेथड, है ना। तो क्वेश्चन आ सकता है, ये आएगा कि स्ट्रेटिफाइड मल्टी स्टेज रैंडम सैंपलिंग मेथड ये किसको रिलेटेड, किस रिलेटेड है? कैच कहते हैं, फिशिंग ऑफ फिशरीज। कैच, सब जो, ठीक है। कैचिंग ऑफ फिशरीज, तीस तीस का 4 ऑप्शन दे दिया, अब अपना करते रहना। अब आते हैं फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कौन कंडक्ट करता है? ईएफसीसी। मिनिस्टर ऑफ अरे मिनिस्ट्री, हाँ मिनिस्ट्री ऑफ ईएफसीसी, है ना, सॉरी। ये एनवायरमेंट। ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर में है, लेकिन फॉरेस्ट सर्वे कौन कंडक्ट करता है? अरे फॉरेस्ट रिपोर्ट आता है ना, वो क्या नाम है उस रिपोर्ट का, किसको याद है? फॉरेस्ट स्टेट फॉरेस्ट ऑफ सर्वे। फॉरेस्ट रिपोर्ट। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट, हाँ। स्टेट ऑफ स्टेट फॉरेस्ट ऑफ रिपोर्ट, फॉरेस्ट है ना। रिपोर्ट। हाँ, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो कि 2 साल में एक बार आता है, ठीक है। और ये इसको कौन कंडक्ट करता है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, है ना। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? देहरादून। देहरादून। तो जनरली देखो कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन है फॉरेस्ट रिलेटेड जो कि कोलकाता में भी हैं और अदर पे भी हैं, लेकिन मैक्सिमम का हेडक्वार्टर ना देहरादून में ही। मैक्सिमम, मैंने हमेशा नहीं बोला है कि सारे का, ठीक है। चलो अब आते हैं नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, है ना। तो स्टैट्यूटरी बॉडी या कॉन्स्टिट्यूशनल? एनजीटी Statutory। एक्ट से बनता है। स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। स्टैट्यूटरी। अच्छा मैं बोलूं कि वर्ल्ड में पहला इंडिया ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था वर्ल्ड में पहला जिसके पास डेडिकेटेड इन्वायरमेंटल जस्टिशियल बॉडी थी। स्टेटमेंट सही हो गलत होगा? सही है। सही। सही है सर। सही होगा। शायद ऑस्ट्रेलिया के पास हम लोग से पहले था, ठीक है। एक बार देखना इसको, क्योंकि मुझे इसलिए मैंने पूछा ना क्योंकि मेरा स्टेटमेंट गलत हुआ है ये। हमारा ठीक है, तो शायद ऑस्ट्रेलिया में पहले था, ठीक है। तो ये याद रखना, ठीक है। तो इसका कंपोजिशन क्या होता है, 20 मेंबर, है ना। तो एक्सपर्ट होने चाहिए और जुडिशियल मेंबर दोनों मिला करके, ठीक है। 20-20 दोनों हो जाएगा। इसका बेंच कहाँ कहाँ पे है, 5 बेंच है ना। तो प्रिंसिपल बेंच हो गया न्यू दिल्ली, ठीक है। उसके बाद नॉर्थ में क्या होगा, ये तो प्रिंसिपल बेंच या नॉर्थ ही हो गया। सेंटर में क्या हो गया, भोपाल, भोपाल। है ना। ठीक है, ईस्ट में क्या होगा, कोलकाता, ठीक काता है। और साउथ में चेन्नई, और यहाँ पे पुणे, ठीक है। 5 हुआ ना। न्यू दिल्ली तो प्रिंसिपल बेंच छोड़ दो, सेंटर में भोपाल, ईस्ट में कोलकाता, इधर पुणे, नीचे चेन्नई, ठीक है। यस सर। यस। चलो अब इसके अंदर में कौन कौन सा एक्ट कवर नहीं होता, अच्छा ये इसमें ये कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर लगता है? नहीं ये नहीं, ये प्रिंसिपल कोड ऑफ नहीं सिविल लगता। प्रोसीजर जस्टिस से वो नहीं लगता, ठीक है। हाँ, ओके। ठीक है। किसी को वो वाला ये केस याद है क्या, यमुना वाला केस, आर्ट ऑफ लिविंग और यमुना वाला केस? हाँ याद है।
कि इवेंट हुआ था ना यमुना पे, जिसे आर्ट ऑफ लिविंग का, जिसके कारण से यमुना पॉल्यूट हो गई थी और एनजीटी ने इसे फाइन लगाया था कि कितना रुपया देना पड़ेगा सर कुछ। चलो तो ये हो गया। उसके बाद अच्छा, इसका चेयरपर्सन कौन हो सकता है? रिटायर्ड होगा या सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या उसका कुछ नॉमिनेटेड पर्सन? रिटायर्ड, हाँ। रिटायर्ड। सर्विंग या रिटायर्ड चीफ रिटायर्ड जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट। ठीक है। या फिर जज होना चाहिए वो सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है ना? अच्छा, इस पे कौन कौन सर सा एक्ट नहीं लगता, कौन कौन सा एक्ट इंक्लूड नहीं होता? फॉरेस्ट 1927 और 72, ये दो नहीं लगते सर। तो फॉरेस्ट एक्ट ये 72 का कहते 2006 हैं। लगता है इसमें, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2000, ये लगेगा? किसके अंदर आएगा कि नहीं आएगा? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इसके अंदर आएगा कि नहीं आएगा, ये तुम लोग को बताना है। ये वाइल्ड वाइल्ड लाइफ लाइफ नहीं प्रोटेक्शन था। एक्ट नहीं आएगा, नहीं ये आएगा भी नहीं है। 72। ठीक है। तो है क्या क्या अंदर इसके? वाटर वाला, वाटर का दोनों, वाटर एक्ट भी वाटर सेस भी, एयर भी दोनों, एयर एक्ट भी। ठीक है। फॉरेस्ट का कंजर्वेशन। ठीक है। इन्वायरमेंट का 1986 वाला। ठीक है। फिर बायोडाइवर्सिटी और पब्लिक लायबिलिटी, ये याद रखो। ठीक है, क्वेश्चन आ सकते हैं इस टाइप से डायरेक्ट। ठीक है। तो क्या क्या था? तो वाटर का दो, एयर का दो, है ना? वाटर एयर फॉरेस्ट में मिलता है तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन, फॉरेस्ट में बायोडाइवर्सिटी है तो बायोडाइवर्सिटी। ठीक है। ये पूरा इन्वायरमेंट होता है, इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन। ठीक है। और एक पब्लिक लायबिलिटी। ठीक है। चलो, सेंट्रल मेरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसके बारे में कुछ बता रहा है कोई? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आएगा कंजर्वेशन होना, और इसको ICAR में ज्वाइन कर लिया है। हेडक्वार्टर केरला में है। स्ट्रैटिफाइड और एक रैंडम सैम्पलिंग करके एक बॉडी बनी थी। रैंडम बॉडी नहीं है, सैम्पलिंग मतलब मेथड यूज। मेथड एक। ये मेथड था, है ना? हम्म, मेथड था कैचिंग। रैंडम सैंपलिंग करके। फिश कलेक्शन, फिश कैचिंग वे। ठीक है। चलो, अब आते हैं नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर क्लाइमेट और इन्वायरमेंट स्टडीज प्रोग्राम ना। किसको ऑपरेट करता है? इसरो, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और कुछ मिनिस्ट्री और इंस्टीट्यूशन मिल करके। ऑब्जेक्टिव क्या है? कि लॉन्ग टर्म इसेंशियल क्लाइमेट वेरिएबल्स को डिसेमिनेट कर सके, है ना, इंफॉर्मेशन इसके बारे में दे सके। ठीक है। तो दो ही इतना ही याद रखना, इसरो, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। यहाँ मैंने लिखा ज्यादा है ना, कि कुछ कुछ को पढ़ने का मन करता है, बाद में से और यदि मेरे पास टाइम लगे से और कम कर दूंगा। ठीक है। तो इसरो ऑपरेट करता है, इसरो, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और अदर मिनिस्ट्रीज। और देखो NAPCC के साथ प्रोग्राम क्या होगा, इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, है ना? यस। ठीक है। इसके अंदर में है। ठीक है। और क्या है कि हमको क्लाइमेट वेरिएबल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देना, लेकिन शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म। ठीक है। चलो फिर आते हैं ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट। ठीक है। देखो नाम ही ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच है तो वही निकालता है। ठीक है। और इसके हिसाब से हम लोग 6% ऑफ ट्री कवर लॉस कर चुके हैं। और जो हाईएस्ट लॉस कहाँ हुआ है तो वो लिखा हुआ अरुणा मामी, मतलब अरुणाचल, नागालैंड, और ये क्या है, मणिपुर और मणिपुर, मणिपुर, मिजोरम। मिजोरम। हाँ, है ना? और अराउंड 60% ये लोग लॉस कर गया है। ठीक है। चलो देखते हैं ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच क्या होता है। एक प्लेटफॉर्म है ना, कि फॉरेस्ट को मॉनिटर करने के लिए टूल्स वगैरह देता है ना, और एस्टेब्लिश कौन किया? वर्ल्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक रिसोर्स। है। चलो आगे देखते हैं स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट। तो क्या एनुअल रिपोर्ट है ये, और WMO निकालता है। ठीक है। ग्लोबल क्लाइमेट, ऐसे हम लोग जब WMO करेंगे ना सारा रिपोर्ट तो सब साथ में बताऊंगा। ठीक है, बहुत सारा रिपोर्ट WMO का, लेकिन अभी याद रखो ग्लोबल क्लाइमेट का बात हो रहा है तो मीटियोलॉजी, तो वर्ल्ड मीटियोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन, है ना। ये बोला है 2023 ईयर्स हॉटेस्ट ईयर है ऑन रिकॉर्ड। चलो अब अगला है फाइनेंसिंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, तो कौन निकालता है? UN। चलो एक बार पुराना देखते हैं कहाँ तक देखिए हम लोग, है ना। कोई दोबारा रिज्वाइन करना है क्या, कि जाना है सबको? करते हैं। कर सकते हैं। किसी को दोबारा करना है?
कर सकते हैं तो कोई कौन कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है? मैं नहीं कर सकती सर। मैं भी नहीं कर सकती। लग गया सब, ठीक है चलो कोई नहीं, यही ठीक है चलो। इतना ही करते हैं। पहला क्या देखे थे, जेनेटिक प्रोफाइलिंग ऑफ कैप्टिव एलिमेंट, इसके बारे में बताओ। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। केरला में हुआ था, WIA ने किया था केरला में। आधार पे। हाँ। आधार जैसा एक सब वो सब बनाना था, साथ में क्राइम बोलो ना, कम क्या करना था। दिक्कत है? क्राइम कम क्या करना था। क्राइम, हाँ, वर्ल्ड लाइफ क्राइम को कम करने के लिए। कम करने के लिए। आता है एशियन एलिफेंट, एशियन फिल्म में क्या क्या देखे थे? 60% वाइल्ड है Endangered इंडिया में और category। 20% कैप्टिव है। एंडेंजर्ड है। एशियन हाँ, 60%, 20%, है ना? नीलगिरी याद है? हाँ, नीलगिरी। हाँ। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बारे में क्या याद है? ऑटोनोमस, देहरादून। MOEFCC है ना? ऑटोनॉमस बॉडी। ठीक है, ये कहाँ था? CMFRI कर्नाटक में, हेडक्वार्टर कर्नाटक में था। और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। और और इसको एग्रीकल्चर। ठीक है, हाँ, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, हाँ, सर्टिफाइड सैम्पलिंग, फिश कलेक्शन। सैंपलिंग, हाँ। ठीक है, हम्म, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, इसके बारे में क्या याद है? देहरादून। देहरादून और इसका स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट निकलता है। गलत है। ठीक है, नाइस प्रोग्राम क्या था पिया? अरे नाम ही यहाँ पर लिखा हुआ भी है तो, NAPCC क्लाइमेट और के अंदर है। इन्वायरमेंट स्टडीज। हाँ, NAPCC के अंदर में है। हाँ, इसरो प्लस इसरो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस प्लस, है ना? और क्या था, लॉन्ग टर्म वाला को ऑब्जर्व करना था। फिर ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट, ये कौन निकालता है? ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के बारे में बताओ कुछ, ये क्या था? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। 6% ऑनलाइन कुछ प्लेटफॉर्म लॉस। है जो कि, इसको सेटअप कौन किया था, इसको सेटअप कौन किया था? यही था क्या? इसको नहीं, वर्ल्ड रिसोर्स